कोई नहीं। तो पेपर जो हुआ था हमारा, पेपर नंबर 4, किस क्या क्या था चैप्टर नेम? इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी था। केमिस्ट्री कौन सा चैप्टर? तो इलेक्ट्रिसिटी एंड, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी और कौन सा चैप्टर था? केमिकल रिएक्शन एंड, हाँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इससे रिलेटेड हमारा पेपर है, जो चौथा पेपर हुआ था, आज से लगभग 6-7 दिन हो गए। तो इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, पेपर के बारे में, जो जो चीजें पहले आपको नहीं आई थी, और इसमें जो आप लोग गलती किए थे पेपर में, जो पेपर में आप लोग गलती किए थे, भले मैं नंबर दे दिया था आप लोग को, वो गलती सुधारनी है मुझे, है ना। अपने एकदम दिमाग में ये फिट कर लीजिए, जितना पेपर मैं ले रहा हूं, इस तरह से शायद ही कोई पेपर आपको लेता हो। कहीं भी आप चले जाइए, इस स्थिति में, इस कंडीशन में बहुत ही कम लोग होगा कि ऐसा पेपर ले, ठीक है। तो आप लोग को अगर ये सब चीजें मिल रही है तो उसका फायदा उठाइए। तो पहला क्वेश्चन जो है, विद्युत परिपथ आरेखों में सामान्यतः प्रयुक्त घटकों के प्रतीक बनाइए। ये तो सबको आ जाएगा। बैटरी कैसे बनेगा, सेल कैसे बनेगा, प्रतिरोध कैसे बनेगा, परिवर्ती प्रतिरोध कैसे बनेगा, है ना, ये सब तो बताया था मैं। और विद्युत बल्ब कैसे बनेगी, बैटरी कैसे बनेगी। दूसरा प्रश्न है जो ये इंपॉर्टेंट है, अब लगाने का तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूं, है ना। दूसरा प्रश्न जो है, तो जैसे आप लोग को देखना रहेगा, कभी पेपर पर खो गया तो मैं जब YouTube पे अपलोड करूंगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूंगा, तो ये पेपर हमेशा वहां पड़ा रहेगा। ये जो पेपर है, जितनी भी पेपर होगा सब मैं ऐसा ही डिस्कस करूंगा। तो जो इस पेपर को भी कर लेगा ना, वो बहुत कुछ सही सीख लेगा, बहुत कुछ सीख लेगा। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते नहीं है यहाँ पे, वो भी मेरे से पेपर मांगते हैं, क्योंकि पिछले साल जिन जिन बच्चों को पेपर ये सब मिला, लगभग लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आया, मैक्सिमम क्वेश्चन इस पेपर से आया। पिछली बार मैं लगभग 10 से 12 पेपर लिया था। पूछ लो, इसकी बहन भी एग्जाम्पल है, इसकी मतलब इसकी बड़ी सिस्टर है इनकी, वो पढ़ने में मैं नहीं जानता कि रुचि ऐसी थी नहीं थी, बहुत ही कमजोर थी। लेकिन साइंस में कितना नंबर है जी? 82 नंबर ना, 82 नंबर है साइंस में, जबकि नॉर्मल है, बच्ची एकदम एवरेज से भी कम थी। क्या फायदा था? पेपर एकदम रट लिया, पेपर 12 पेपर लिए, 12 पेपर एकदम रट लिया उसने, बाहर से आया नहीं, वहीं से आया, ठीक है। वहीं से आएगा, प्लस अगर बाहर से, प्रश्न तो वैसा ही रहेगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, बस सवाल में कुछ बदल देगा कि ऐसा, जैसे राम की जगह रहीम दे दिया, राम की जगह श्याम दे दिया, समझ रहे हो ना। तो उससे घबराना नहीं। जैसे मैं आप लोग को नहीं बोला था कि कोई जैसे चालक है जिसका प्रतिरोध यक्स है, उसमें प्रवाहित धारा वाई है, और रेजिस्टेंस उसका जेड है, तो एक्स वाई वी आई और आर में संबंध बताइए, तो बता ही लोगे ना, एक्स वाई जेड रख दोगे वी आई आर की जगह, ठीक है। चलो, तो पहला प्रश्न है, दूसरा वाला, कि एल लंबाई का, मान लो कि एक तार है, देखो ये सब चीजें मैं आप लोग को बहुत अच्छे से बताया हूं, कि एल लंबाई का मान लो एक तार है, एल लंबाई है तार, मान लो एक तार है जिसकी लंबाई एल है, ध्यान, सबका ध्यान यहां रहे, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला क्षेत्रफल क्या है, ए है, आ रहा समझ। और इसका प्रतिरोध क्या है, आर है। प्रतिरोध मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकना, करंट के फ्लो को रोकना, यही ना प्रतिरोध बच्चा। तो इसकी लंबाई पहले क्या, देखो बेटा, लगाने का ये आता है सवाल 3 नंबर का, 4 नंबर का, अगर आप सही से नहीं लगाओगे, अंदाजा मार दोगे, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो लंबाई, तार की लंबाई क्या है, एल, पहली बार। और तार का अनुप्रस्थ काट पूरा लिखना पड़ेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्या है बेटा, ए। और प्रतिरोध क्या है, तार का प्रतिरोध पूरा लिखोगे, तार का प्रतिरोध ये क्या है, आर। पहली स्थिति में ये है, इसलिए हम लोग जानते हैं प्रतिरोध बराबर, अब विशिष्ट प्रतिरोध भी दिया है, देखा बच्चा, इसका विशिष्ट प्रतिरोध नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, कि विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा क्या है, रो होता है, रो होता है ना। तो आर बराबर, हमें प्रतिरोध का फॉर्मूला पता है, आर बराबर रो एल बाई ए। तो पहला इक्वेशन मान लो ये, ठीक है, देखिए, रो
तरवा तो वह है, तार नहीं बदल रहा है। उसकी इस सवाल में क्या है कि लंबाई एल के एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए वाले एक बेलनाकार चालक का प्रतिरोध आर है, लंबाई एल है तथा विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या है, रो है। ये रो तो हमेशा कॉमन रहेगा ना, अरे तरवा चाहे जितना बड़ा ले लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध उसका क्या रहेगा, वही रहेगा, सेम रहेगा। तो पहले स्थिति में तो ये हो गया। दूसरी स्थिति में ये बोल रहा है कि अब जो तार है उसकी लंबाई क्या कर दिया, पहली स्थिति ये है कि तार की लंबाई एल है, दूसरी स्थिति में क्या कर दिया, इस तार की लंबाई क्या कर दिया, इस तार की लंबाई क्या कर दिया, इस तार की लंबाई 2l कर दिया। अरे यही तो है, अरे पेपर तो देखो आप लोग, पेपर सब लोग लाए हो, नहीं लाए हो, ये लो पीछे दे दे तो, अभी मुझे दे देना कुछ टाइम में। अब क्या कर दिया, तार की लंबाई क्या कर दिया, 2l दे दिया, तार की लंबाई 2l दे दिया। अभी भी इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लो क्या हो गया, a डैश। अब मान लो लंबाई क्या हो गया बच्चा, लंबाई 2l, मान लो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। वेरी सीरियस बेटा, आप लोग को मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन देख लेना आपके पेपर में इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है ना। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा, मान लो कि अभी तू ये कैसे कर दीजिए, मान लो कि क्या है, ए डैश हो गया, है ना, कुछ परिवर्तन होगा जरूर, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लो क्या हो गया, ए डैश हो गया। और प्रतिरोध तो वही रहेगा बेटा, प्रतिरोध चेंज होगा क्या, प्रतिरोध तो वही होगा। तो हम जानते हैं आर बराबर रो एल बटे ए डैश, ये फॉर्मूला होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। गलत जवाब, 2l ना, लंबाई तो 2l है, दिख रहा है ना लंबाई 2l। अरे भाई लंबाई क्या हो गया, 2l हो गया ना, तो l की जगह 2l लिखेंगे ना। अब देखिए एक काम करिए, अब लिखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करोगे बेटा, देखो आर आर दोनों बराबर है ना, तो ये बराबर ये हो सकता है कि नहीं, तो रो एल बटे ए बराबर रो 2l बटे ए डैश। अरे मान लीजिए कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इस बार ए डैश है ना। अब देखो बेटा ये रो से गया, एल एल से गया। अब ये क्या बता, 1 बटे ए बराबर 2 बटे ए डैश, तो ए डैश इंटू 1 बराबर ए गुणे 2, या ए डैश बराबर क्या हो गया 2a। कितने लोग का सही था ये, किसी का सही नहीं था ना, तुम्हारा सही था शायद, तुम्हारा सही था, ए डैश बराबर, हाँ पूरा सही से की नहीं थी लेकिन कैसे सही निकाल ली थी। तो ये तो ठीक था कि मैं ऑप्शनल दिया था, ये अगर ऐसे लगाने के देता तो मैं गलत कर देता, है ना, समझ में आया कि नहीं। तो बेटा ऐसे 4 नंबर का सवाल आता है, जो आप सीख रहे हो शायद पता नहीं कितने लोग नहीं सीख रहे होंगे। अब मैं हो सकता है कि जैसे बड़े बड़े स्कूल कॉलेज हैं, जैसे डीपीएस है, सनबीम है, वहां पे बच्चे ये सब सीखते हैं। और क्या सोचते हो, आपके आसपास कोई ये सब चीज सीखता होगा, सोच भी नहीं सकते। आप लोग तो पढ़े भी हो ना कहीं, सोच लो ऐसे पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तरीका यही है पढ़ाने का, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलो ये सवाल नंबर आपका तीसरा तो कर लोगे ना। हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है जी हाँ सर, हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं। रिबन मतलब जब मान लो कि मैग्नीशियम की धातु है, उसको जलाते हैं, एक्चुअली वो प्रकाश उत्पन्न करता है व्हाइट कलर का, बहुत खतरनाक, अच्छे से बहुत जबरदस्त लाइटिंग उसकी देखने लायक होती है। क्यों साफ करते हैं उसको, अरे सोल्डरिंग जानते हो, वो सोल्डरिंग करते हैं तो पहले उस रॉड को साफ करते हैं। तो क्यों साफ करते हैं, कार्बन रहेगा, कार्बन आ गया, देसी भाषा बोल रहा है ठीक है।
कार्बन आ जाता है। ठीक है, सही बोल रहे हो। जैसे फ्यूज में तार होता है तो कभी कभी स्पार्क होता है, तो जैसे टावर में, सॉरी खंबे में तार जोड़ते हैं तो वहां कभी कभी स्पार्किंग आती है, तो एक फेज में लाइट आती है, दूसरे फेज में नहीं आती है, तो उसका कार्बन हटाते हैं। कार्बन क्या होता है, वो करोजन हो जाता है उसके अंदर, है ना। जैसे साल्ट या तो जम जाता है, इसलिए साल्ट क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को आने ही नहीं देगा, ये तो अलग चीज है। अब मैग्नीशियम जो है आपका तीसरा सवाल है, मैग्नीशियम को अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके बना लेता है, क्या बनाता है, हाँ, MgO, 2MgO। वायु से ये क्रिया कर लेता है और अपना क्या बना लेता है, 2MgO। तो जो मैग्नीशियम, बताओ तो इधर देखो, उधर नहीं, क्या देख रही हो उसमें, क्या है उसमें, बन रहा है कुछ, हमें आ रहा था तो हमें करना चाहिए ना। ठीक है, मैग्नीशियम को वायु के साथ खुला छोड़ दिए तो वायु से क्रिया करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेगा। किसी भी धातु का ऑक्साइड, धातु के ऊपर, किसी धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड उस धातु के ऊपर अगर आ जाए, धातु के ऊपर आ जाए, कैसे, कहां से आ गया जी, क्रिया करके, अगर उस धातु के ऊपर आ गया तो वो ऑक्साइड, तो यह ऑक्साइड, धातु का यह ऑक्साइड क्या होता है, धातु का ऑक्साइड धातु का संक्षारण होता है। प्रभु जी बताया था ना, संक्षारण क्या होता है, किसी धातु का ऑक्साइड की परत उसके ऊपर चढ़ जाए, उसी के धातु का ऑक्साइड इसके ऊपर चढ़ जाए, तब क्या बनता है, संक्षारण। किसी धातु के ऊपर उस धातु का ऑक्साइड ही चढ़ जाना क्या है, संक्षारण। तो धातु के ऑक्साइड की परत क्या कहलाती है, धातु का संक्षारण। तो MgO क्या है, एक्चुअल में देखा जाए तो संक्षारण है। तो ये कहां है, मान लो कि ये मैग्नीशियम की धातु है, तो इस मैग्नीशियम की धातु के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, MgO। ये जो इसके ऊपर ऐसे ऐसे है, जो भी कलर का होगा, ये इसको उस पर ऊपर क्या है, MgO है, जिसको हम जलाने से पहले, ये तो पूरा Mg है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर क्या है, MgO। कोर कॉन्सेप्ट जानो, मतलब हर चीज जानो कि ये ऐसा है क्यों। ये नहीं कि तुम लोग लिख दिए थे सर उसको पहले साफ करते हैं इसलिए जलाते हैं, अरे साफ क्या करते, क्यों करते हैं साफ, है ना। जैसे पता ही जलाने से पहले साफ करते हैं क्या उसको तो इसको क्यों साफ करते हैं, उस रीजन है, अच्छे से जलेगा नहीं, है ना, अच्छे से नहीं जलेगा। तो MgO की परत हटाएंगे जब उसको साफ करेंगे रगड़ के किसी चीज से, जैसे बालू पेपर होता है, बालू पेपर से हम लोग साफ करते हैं ना, जंगला उंगला जब पेंट करने से पहले क्यों साफ करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्साइड की परत हट जाए, मतलब संक्षारण जो है वो हट जाए, उसके ऊपर पेंट करते हैं तो फिर संक्षारण अंदर से तो लगता है, बाहर से नहीं लगता है। ठीक है, अब समझ में आया ना, ये MgO क्या है, संक्षारण। तो संक्षारण को हटाने के लिए पहले इसको साफ करते हैं। रीजन समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब लिख लो इसको, लिखवाऊं क्या, समझ गए ना, हाँ, नोट डाउन कर लो। अब सवाल नंबर कौन सा है, 4। पहले सवाल आप लोग देखिए कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए आप लोग ना अगर कई बार सही से सवाल नहीं पढ़ते हैं ना, तो वो सवाल छूट जाता है, आता हुआ सवाल छूट जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़ा करिए। जैसे आप लोग को 9th में बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सबका सिंबल बताया गया था ना, है ना, आप लोग को कुछ याद ही नहीं है वो। पहला सवाल क्या है, संतुलित कर, पहला सवाल जो है कि हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन मिलता है और क्लोरीन मिलती है और मिलके क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बस संतुलित करना है तो 2HCl कर लो, हो गया संतुलित, इसमें क्या करना था, महाभारत तो थी नहीं है ना।
दूसरा सवाल क्या था? अब देखो यही तुम लोग गलत किए थे। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? BaCl2 ना। उस पर देखो लिखा हूं क्या, संतुलित फार्मूला। उसके पीछे देखो, पेपर के पीछे, पेपर तो जरा संतुलित करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक बार कर देता हूँ, कोई नहीं। बेरियम क्लोराइड देखिए, बेरियम मतलब Ba, बेरियम मतलब क्या होता है? BaCl2। आप लोग को फार्मूला ही नहीं पता था। BaCl2 क्या होता है? बेरियम क्लोराइड। और एल्युमिनियम सल्फेट तो Al2SO4 का थ्राइस। देखो क्लास 9th में रुचि बताया था ना कि एल्युमिनियम के साथ 3 SO4 क्यों जुड़ता है? क्यों? बोलो। एल्युमिनियम के साथ SO4 के 3 परमाणु क्यों जुड़ते हैं? अरे डायरेक्ट Al2SO4 क्यों नहीं होता? AlSO4 क्यों नहीं बनता है? क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज जो 3 होता है, एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है और SO4 की संयोजकता 2 होती है। तो अगर इसका 2 परमाणु है तो संयोजकता 6 हो गई, और इसका 3 परमाणु होगा तभी जाके संयोजकता कितनी होगी? 6 होगी। कुछ नहीं समझ में आया। एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? 3। लास्ट को उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है। और SO4 के 2 होती है, -2 -2 -2। देखो 3 3 6 और 2 2 4 2 6। इसलिए एल्युमिनियम के 2 परमाणु के साथ 3 परमाणु जुड़ते, मॉलिक्यूल जुड़ते हैं किसके? SO4 के। सल्फेट आयन। जैसे H2SO4 होता है, वैसे क्या होता है? एल्युमिनियम। जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ 1 SO4 रहता है, क्योंकि SO4 की संयोजकता क्या है? 2 है। SO4 की संयोजकता 2 है, तो 2 2 मिला के 6 हो गया, 3। और ये 3 + 3 6, इसलिए 3 जब 6 इलेक्ट्रॉन देगा तो SO4 का 3 परमाणु रहेगा तभी तो एक्सेप्ट करेगा। एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन को देता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन 2 परमाणु देगा, तो SO4 का अगर 2 ही परमाणु रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ना, तो इसलिए 3 परमाणु उसके साथ जुड़ता है। ठीक है, तो Al2SO4 का थ्राइस और बेरियम क्लोराइड BaCl2 मिलके क्या बनता है? क्या बनता है जी? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट ना, BaSO4 प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। या तो इसका देखो, एल्युमिनियम क्लोराइड का 2 फार्मूला होता है, या तो Al2Cl6 लिख लो या तो AlCl3 लिख लो, चलेगा एक ही। तो इसको संतुलित करते हैं आप लोग, तो पता ही है संतुलित करने का तरीका। पहला स्टेप लिखोगे कि कौन कौन से परमाणु है, तो पहले क्या है? बेरियम है, फिर क्लोरीन है, फिर एल्युमिनियम है, फिर सल्फर है, फिर ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर कितना है? 3। ऑक्सीजन कितना है? 12। 4 ऑक्सीजन ही 3 का गुणा है 12। समझ रहे हो ना? अब ऐसे लेफ्ट हैंड साइड का लिखो, फिर राइट हैंड साइड का लिखो, तब जाके ये संतुलित होगा समीकरण। अभी तो मैं आपको केमिकल रिएक्शन आप लोग नहीं लिख पाए थे, तो वो बताया कि क्या क्या फार्मूला किसका होता है। ठीक है, पहले तो सबका नाम लिख लेना। इसका नाम क्या है? बेरियम क्लोराइड। इसका नाम, हाँ, बेरियम सल्फेट। उसका नाम ये एल्यूमिनियम क्लोराइड। सबका नाम लिखो फट से, इसको नोट डाउन करो तो। और ये क्या है? नाम बताओ। हाँ, एल्यूमिनियम सल्फेट। चलो अच्छा, एक और कर लेते हैं। एक और क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा जी, सोडियम वाटर के साथ क्रिया करेगा। सोडियम वाटर के साथ क्रिया करे तो सोडियम H2O के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा?
ये NaOH। और कुछ बनेगा क्या? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2, बस। कुछ इनबैलेंस है क्या? हाइड्रोजन 3 हो गया है ना। तो अगर यहाँ पे 3 करोगे तो 6 हो जाएगा, 3 करोगे तो 6 हो जाएगा। 2 कर दो, 2 यहाँ कर दो, 2 वहाँ कर दो, हो गया बात। देखो 4 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन यहाँ, 2 सोडियम यहाँ, 2 सोडियम यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, हो गया। ठीक, नोट डाउन। मैं तो सभी बताऊंगा, सारे सवाल बताऊंगा आप लोग को। मुझे पता है कि आप लोग आधे अधूरे किए। एक बार पूरा सोल्यूशन नहीं बताऊंगा तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा कि कैसे सवाल करना है। चलो, तो हम लोग 5वां सवाल करते हैं ना, 5वां ना, चौथा हो गया ये, चौथा हो गया। सवाल नंबर 4 हो गया, चौथा नहीं। चौथा जानते हो तुम लोग? हाँ, हाँ नहीं जानते? जानते हो ना? हाँ, तो चौथा नहीं हुआ है, चौथा सवाल हुआ है, 5वां। इसमें है, देखो, कथन और निष्कर्ष। ऐसा सवाल अभी तक आया नहीं है, ऐसा सवाल अभी आया नहीं है, अब आएगा, इसलिए सावधान रहना। क्योंकि ये तो सवाल आप लोग को समझ ही नहीं आया होगा कि है क्या। हाँ हाँ, अच्छा ऐसा है क्या? देखो, कथन ए है, कथन ए और आर। ए मतलब कथन, आर मतलब उसका कारण, आर मतलब रीजन। देखो, एक मतलब क्या होता है, क्या कथन है, एक मतलब कथन, फिर आर का मतलब क्या होता है, उसका कारण। पहले रहेगा कि ए सही है, आर गलत है। कथन सही है, उसका रीजन गलत है। बोलेगा रीजन सही है, उसका कथन गलत है। फिर बोलेगा दोनों सही है, दोनों गलत है। 4 ऑप्शन है ऐसे। इसमें दिया है, मिश्र धातुओं का उपयोग आमतौर पर विद्युत ताप उपकरणों जैसे इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर में किया जाता है। किया जाता है, किया जाता है ना। कथन तो सही है ना कि मिश्र धातुओं का उपयोग। देखिए, मैं सवाल करना बता रहा हूं आपको कैसे समझना है। मिश्र धातुओं का उपयोग, मिश्र धातु मतलब जैसे आपको मैं बताया था, मिश्र धातु के बारे में बताया नहीं था, कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं बताया था। नाइक्रोम हो गया ना। नाइक्रोम किससे मिलकर बनता है? निकिल और क्रोमियम ना। निकिल और क्रोमियम की कोबाल्ट, क्रोमियम ना मिलके बनता है ना, इसलिए उसका गलनांक ज्यादा हो जाता है। तो गलनांक बढ़ता है, गलनांक बढ़ता है। मतलब मिश्र धातु, जब धातु कई धातु मिक्स होती हैं तो उसका गलनांक क्या होता है? बढ़ता है। तो इसमें लिखा, मिश्र धातु का उपयोग आमतौर पर विद्युत ताप उपकरणों जैसे इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर में किया जाता है। सही बात है, किया जाता है। जैसे नाइक्रोम का तार हीटर में यूज होता है। इसका रीजन, कारण बता रहा है, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता आमतौर पर उसके घटक धातुओं की प्रतिरोधकता से अधिक होती है, लेकिन मिश्र धातुओं का गलनांक उनके घटक धातुओं की तुलना में कम होता है। तो आर तो गलत हो गया। जब किसी का क्या दिया है कि प्रतिरोधकता आमतौर पर ज्यादा होती है, तो प्रतिरोधकता जब ज्यादा होगी तो उसका गलनांक भी तो ज्यादा होगा। कारण क्या बता रहे हैं? एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। अगर आर बढ़ेगा तो हीटिंग भी बढ़ेगी कि नहीं, मतलब उसका गलनांक भी बढ़ेगा। लेकिन इसने क्या बोला है कि उसका प्रतिरोध बढ़ता है तब उसका गलनांक कम होता है। तो गलनांक कम होगा क्या? ज्यादा होगा ना। सही बोल रही थी आप कि गलनांक अगर ज्यादा रहता तो दोनों ही ए और बी दोनों ही सही रहता। तो इसमें क्या होगा? आर तो गलत हो गया, सही कौन है? ई सही है। अगर ये प्रश्न बोलता कि आर बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा, ऐसा नहीं, तब सही होता। और इस कथन में क्या है, इस कथन में क्या है, इसने क्या बोला है, आर में क्या बोला है, कारण बताया है कि आर बढ़ेगा तो हीटिंग घटेगा, गलनांक घटेगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। इसलिए बस ऑप्शन नंबर ए सही है, कथन सही है, इसका रीजन क्या है? गलत है। तो मतलब देखो, अभी कुछ सवाल वाल मत देखिए, बंद करिए उसको, जो मैं बता रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, बंद करिए। तो इसमें ए है, ए और आर दोनों सत्य हैं,
और आर कथन ए का सही व्याख्या है, नहीं है। अगर ये बोलता है कि आर बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा, तब दोनों सही हो जाता है ना। ए और आर दोनों सत्य हैं, नहीं सही है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, अंदाजा आप लोग, कई लोग सही किए थे। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, कई लोग ये किए थे, है ना। चलो, तो सवाल नंबर 6 क्या है, ये आप लोग नोट कर लेना, रुक जाओ। सवाल नंबर 6, छठवां सवाल क्या है, पदार्थ यक्ष के विलयन का उपयोग। ऐसा सवाल मैं आप लोग को दिया था जब पहला पेपर लिया था, 100 क्वेश्चन का, 70 या 80 क्वेश्चन का, जब बड़ा सा पेपर था पहले चैप्टर के केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का, लगभग 50 सवाल था, 50 क्वेश्चन था, और बाकी कुछ क्वेश्चन वो थे विस्तृत उत्तरीय थे, है ना। पदार्थ यक्ष के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो सफेदी करने के लिए किसका यूज करते हैं, सबको पता, चूना। लेकिन कौन चूना, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, कौन सा चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना यूज करेंगे, हाँ, बुझा हुआ चूना यूज करेंगे। एकदम सही बोला है भाई साहब, एकदम ठीक, गुड, वेरी गुड। चलो, तो इसका नाम क्या, पहले तो उसका सूत्र लिखना है। तो सफेदी करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम जो लाते हैं ना, वो क्या होता है, CaO। कभी गलती से CaCO3 मत लिख देना, है ना। CaCO3 जो पेंट करते हैं, दीवार पे पेंट रहता है, वो CaCO3 रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, है ना। तो CaO लेके आते हैं, इसका नाम कहा बच्चा, बिना बुझा हुआ चूना। लिख लो इसका नाम, इसका नाम लिखो, बिना बुझा हुआ चुनना मत लिख देना तुम लोग, हाँ, चुनना अपने देसी भाषा में चुनना लिख दे, बाबा बुलाते हैं चुनना, हम भी चुनना बोल दी, ठीक है। ठीक है, इसको बोलते हैं, और क्या नाम है इसका, क्विक लाइम ना, क्विक क्विक लाइम। तो सफेदी करने के लिए यूज करते हैं CaO का। कैल्शियम ऑक्साइड, नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा प्रश्न, इसी में ऊपर पदार्थ एक जो है, उससे जल की अभिक्रिया कराइए। मतलब अब इसको पानी में घोल रहे हैं, है ना, क्या बनेगा, CaO को हम क्या किए, घर लाए, हल्दी में डाल के इसमें पानी मिला दिए, ठीक है। अब तो ये आप लोग नहीं करते हो, गांव में पहले लोग ये करते थे, अब तो बल्टी में खुदा आता है पेंट बन के, जौन कलर चाहे वो कलर बन के आता है। तो CaO में जल मिला दिए, पदार्थ एक्स तो पता चल गया कि CaO है, तो क्या बनेगा, कट वाइज, प्लस इसके साथ हीट निकलेगी, है ना, होता है ना हीट, देखे हो कि नहीं। अतः इसका नाम क्या है, बताओ, क्या बोल रही थी रुचि, कैल्शियम, आदत हो गया सोडियम का ना बहुत ज्यादा, हाइड्रोक्साइड, सही था तो सही नंबर होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका नाम क्या है, और कुछ नाम है इसका, बुझा हुआ चूहा चूना। इसका नाम क्या है, साथ साथ लिख लीजिए, बुझा हुआ चूना। और कुछ नाम है इसका, स्लेग्ड लाइम, क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम। जितना नाम लिखवा रहा हूँ सब नाम याद कर लेना बेटा, कभी ऐसे ऐसे पूछ देता है, दूसरा नाम देता है, जैसे बुझा हुआ चूना के उत्तर, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। बुझा हुआ चूना क्या है, CaOS ट्वाइस, अब बिना बुझा हुआ चूना CaO, ठीक है। जब पानी में मिला देंगे तो बुझा हुआ चूना हो जाएगा। ये बिना बुझा हुआ क्यों बोलते हैं, एकदम गर्म रहता, तपता हुआ, है ना, पानी में डाल दिए तो बुझ गए, ठीक है, जितना ताप रहा सब निकल गया। अच्छा, इसका नाम क्या है बताइए जरा, CaCO3, इसका नाम बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट। और कुछ नाम बताइए, इसका नाम लिख लीजिए मार्बल, हम जो चाक से लिखते हैं ना, खड़िया, हिंदी में खड़िया या तो चाक, चाक। और ग्रेफाइट नहीं, ग्रेनाइट,
ग्रेनाइट। ठीक है, और कुछ बताओ, और कुछ नाम बोला था मैं इसका ना एक, हाँ मार्बल तो हो गया ना, वही संगमरमर, संगमरमर, संग के साथ मरमर। ठीक है, और क्या नाम है रासायनिक नाम? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब नाम लिख लीजिए। ये आपके पेपर में नहीं था लेकिन एडिशनल में बता दिए। ठीक है, ये सब चीज आपको याद रहना है। सवाल नंबर 7 लिख लिया इसको, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए, स्पीड बढ़ाइए, स्पीड अप। खत्म करना चाह रहा है अभी, हाँ? लग नहीं रहा है लेकिन खत्म हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ये हो गया ना, इसीलिए बोलता हूँ कि भले नहीं आए 3 घंटा लेके बैठो उसको, है ना? हाँ, ले लिए थे। 7वां प्रश्न, जब देखे होंगे कि नहीं आ रहा है तो बोले होंगे तुम लोग कहाँ बैठ के समय खराब कर रहे हो, इससे बढ़िया जाओ, है ना? 7वां प्रश्न है कि जब कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील डाली जाती है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है? तो पहले तो जानो उसका रंग क्या होता है। ना, CuSO4 जो है, CuSO4 का विलेन है ये। इसका रंग होता है, मतलब ये एक्वस रूप में है, विलेन है, इसका रंग होता है हरा, हल्का हरा, सॉरी सॉरी सॉरी, नीला रंग होता है। इसका रंग क्या होता है? क्या बेटा? हाँ बाद में, पहले हरा तो बताओ, फिर नीला करो उसको। ठीक है, तो CuSO4 है, नीला रंग है। इसके अंदर जब हम आयरन की छड़ डालते हैं, यही आयरन, ये तो छड़ बना देते हैं, आयरन यही है ना, आयरन की छड़, या फिर जब ये डालेंगे तो पता है हमें कि आयरन जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, पता है ना ये रीजन, F इज मोर ग्रेटर, मोर रिएक्टिव देन Cu। तो क्या करेगा, SO4 को अपने पास रख लेगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा और बनाएगा क्या, FeSO4, और Cu बेचारा अलगे हो जाएगा। ओहो, इसका, ये किसका रंग क्या हो जाएगा, इसके विलेन का रंग क्या हो जाएगा? हरा, हरा रंग डालो। ठीक है, चलो लिख लो, क्यों? क्योंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कारण Fe ज्यादा क्रियाशील होता है, Cu से SO4 को ले लेगा, FeSO4 बना लेगा, उसका रंग हरा हो जाएगा, है ना? इसका रीजन क्या है? इसका होल रीजन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कैसे लिखेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कारण। ठीक है, सवाल नंबर कौन सा हुआ? 7। बहुत लंबा जाना है, जल्दी से लिखो जरा। सवाल नंबर 8 तो कर लोगे ना? सवाल नंबर 8, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? AgNO3 NaCl लिख लो। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब AgNO3 और NaCl, AgCl बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा। बताया हो ना, बहुत सारे एग्जांपल बताया हूं आप लोग को, डबल डिस्प्लेसमेंट का बहुत सारा एग्जांपल बताया, आप लोग सब लोग पढ़े हो ना? चलो तो 8वां आप कर लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, मतलब कि दो आयनों का, जैसे मैं आप लोग को एक दिन एग्जांपल बताया था कि 4 ठे दोस्त जा रहे हैं, है ना, एक साथ, हाथ में हाथ ऐसे, चल भाई, तब तक दिखा कि अरे खुद दे, मेरा फेवरेट दोस्त, उसका साथ छोड़ के वो उसके पास चला गया। अब मान लो कि जो तुम्हारे साथ था वो उसका फेवरेट दोस्त था, तो वो उसके साथ चला गया। तो ऐसे ही परमाणुओं के बीच में भी होता है कि किसका स्नेही कौन है, स्नेही मतलब किससे कौन ज्यादा स्नेह रखता है, वो उसके पास चला जाता है। तो उसको ही क्या बोलते हैं, मतलब इस तरह से मत लिख देना, है ना, इस तरह से मत लिख देना, मतलब परमाणु जैसे दो यौगिक है, दो यौगिक हमेशा दो या दो से या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो जब वो आपस में आते हैं संपर्क में, तो एक परमाणु, दोनों परमाणु, जैसे 4 परमाणु हैं या मान लो कि 2 यौगिक हैं, तो उनके यौगिक
आयनों में टूट जाते हैं। जब आयन में टूटते हैं तो एक का आयन दूसरे के साथ चला जाता है और दूसरे का आयन पहले आयन के साथ चला जाता है, पहले यौगिक के साथ चला जाता है। आयनों की अदला बदली हो जाती है। एक ही आयन नहीं, दो आयन का। जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे AgNO3 है और मान लो ये एक्वस स्टेट में है, और इसके बाद है NaCl, ये भी एक्वस स्टेट में है। देखो इसमें क्या होता है बेटा, AgNO3 में जो इसके साथ N, जैसे Ag प्लस होगा, अगर ये टूटेगा तो Ag प्लस और NO3 का माइनस, ऐसे ये टूटेगा Na प्लस और Cl का माइनस। ये टूटते क्यों है? मैं जैसे बताया ना कि फेवरेट दोस्त दिखा, अरे हट गया, है ना, चल मैं जा रहा हूँ। तो इसी तरह से एक साथ थे सब, जैसे देखा, अरे हो देखा 2 लोग आ रहे हैं, चलो 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 हटो हटो हटो, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास, ठीक है, भले जात का साथ में जाओ करे। तो ये क्या होगा, Ag अब टूटेगा तो इसके साथ तो जुड़ेगा नहीं, Ag प्लस टूटेगा Cl के साथ जुड़ेगा, NO3 जुड़ेगा Na के साथ, तो बनेगा क्या, AgCl प्लस NaNO, ठीक है, AgCl और NaNO3। तो AgCl क्या है, बताओ नाम, सिल्वर, हाँ एल्युमिनियम तुम्हारा है, क्लोराइड, सिल्वर है ना, इसका नाम, हाँ सोडियम नाइट्रेट, गुड। चलिए समझ गए डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आयनों की अदला बदली होती है। देखो ये सवाल नंबर 8 है और सवाल नंबर 15 का एक, दोनों एक ही है। देखो 15वां सवाल देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, 15 का ए, देखिए उसमें नहीं है, 15 का ए पूछा है ना, अवक्षेपण अभिक्रिया पूछा था ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब दो आयनिक यौगिक आपस में मिलते हैं तो वो दुनिया का सबसे तेज रिएक्शन होता है। बताया था ना कि जो अवक्षेपण अभिक्रिया होता है वो सबसे तेज अभिक्रिया होती है, 10⁻⁻60 सेकंड में अभिक्रिया हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, फट से हो गया। अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो आयनिक यौगिक आपस में मिलकर, जिसमें दो जिस, हाँ बता रहा हूं, जिसमें दो आयनिक यौगिक मिलकर आपस में अभिक्रिया करते हैं। हाँ, आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक अविलेय अवक्षेप का निर्माण करते हैं, और एक अविलेय अवक्षेप का निर्माण करते हैं। अवक्षेप का निर्माण करते हैं, और यह अभिक्रिया सभी अभिक्रियाओं में सबसे तेज होती है, सभी अभिक्रियाओं में सबसे तेज होती है, जो लिखा है कोई दिक्कत नहीं, सभी अभिक्रियाओं में सबसे तेज होती है, ठीक है, सभी अभिक्रियाओं में सबसे तेज होती है। एग्जाम्पल में ये लिख लो, जैसे कि क्या है, AgCl क्या है, ये बनता है सबसे तेज तो होता है, लेकिन AgCl क्या है, अविलेय, उसके ऊपर व्हाइट कलर की लेयर सी जम जाएगी, या तो जैसे जिस बर्तन में अभिक्रिया होगा, जिस विलयन में, उसके विलयन के दीवारों पे, मतलब सॉरी जो बर्तन है उसके दीवारों पे चिपक जाएगा अवक्षेप, ठीक है, जैसे साल्ट चिपक जाते हैं इधर उधर, वैसे ही ये चिपक जाएगा, ये घुलेगा नहीं। NaNO3 क्या है, सोडियम नाइट्रेट, ये घुल जाएगा, लेकिन ये अभिक्रिया सबसे, विश्व की सबसे तेज अभिक्रिया, विश्व बोल रहा हूँ, मतलब कितनी भी अभिक्रिया है, हर अभिक्रिया में सबसे तेज यही है। तो 15वां और 8वां आपका एक साथ कर दिया मैं, ठीक है, 15 का ये, ठीक है। चल अब 9वां है, चालक के प्रतिरोध को निर्धारित कर, डबल डिस्प्लेसमेंट तो समझ गए ना आप लोग। 9वां का फर्स्ट
चालक के प्रतिरोध को निर्धारित करने वाले, देखो मैं ये आप लोग को कितनी बार बता दिया, कितनी बार प्रश्न दिया ये, फिर भी कितने लोग इसको गलत कर दिए। ये दूसरी बार दिया मैं, है ना, और इसको मैं बहुत अच्छे से बताया भी हूं। तो फार्मूला 9 है ना, 9 फर्स्ट, आर बराबर रो एल बटे ए, बस ये फार्मूला याद है, कुछ भी कर लो सब आ जाएगा। 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, पहला आर प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। दूसरा आर प्रोपोर्शनल टू उसकी लंबाई, जितनी ज्यादा लंबाई उतना ज्यादा प्रतिरोध, जितना ज्यादा प्रतिरोधकता उतना ज्यादा प्रतिरोध। तीसरा यही करना था बस, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए बाई ए, जितना ज्यादा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जितना मोटा तार उतना ही कम प्रतिरोध होगा ना। अरे ये बढ़ेगा तो आर घटेगा, धारा अच्छी से जाएगी, समझ रहे हो ना। इसका मतलब क्या है कि ए बढ़ा तो आर घटा, आर घटा तो आई बढ़ा, समझ रहे हो ना। और ए घटा तो आर बढ़ा आई घटा, ये घटा वो घटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अगर आर बढ़ा एल बढ़ा, ले क्या दिख रहा हूँ, देख रहे हो, उल्टा लिख रहा हूँ। लंबाई अगर बढ़ेगी तार की तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो करंट घटेगा। बताया था ना कि मुंबई जाए के चौराहे पे जाए के तो ज्यादा लोग मिलेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और यहाँ पे रो बढ़ा आर बढ़ा आई घटा, पता है ना, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आई घटेगा। इसको फट से 2 सेकंड में लिख लीजिए तो एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से लिखिए लिखिए लिखिए। ट्रेन आ गई भाई, बुलेट ट्रेन नहीं है बस, नोट कर लिए। बी फास्ट, एकदम तेज। हो गया, चलो नेक्स्ट सवाल है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई लिखिए, मात्रक पूछ रहा है। यही देख लो, आर बराबर रो एल बटे, इसका पूछ रहा है मात्रक, इसका, ये तो प्रतिरोध है, तो रो बराबर लिख सकते हो आर ए बटे एल, अरे लिख सकते हो ना पक्षांतर करके, आर ए बटे एल, तुम्हारा सही था ना। ये होगा ओम, ये क्या है क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा बटे मीटर, ये की थी तुम शायद, सही था तुम्हारा। मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसका मात्रक क्या होगा, ओम मीटर। ये भी दूसरी बार सवाल दिया हूँ, दूसरी बार दिया हूँ, अब देखो तीसरी बार भी दूंगा तो फिर भी गलत करोगे। कम से कम जो सवाल पेपर में रहता है वो तुम लोग सही कर लिया करो यार, बेइज्जती करवाते हो तुम लोग। उष्मा छेपी उष्मा शोषी अभिक्रिया तो पता ही है, जिसमें उष्मा निकले उष्मा छेपी, जिसमें उष्मा ग्रहण हो उष्मा शोषी, मतलब जो अभिक्रिया बिना ताप दिए नहीं हो वो उष्मा शोषी, जो बिना ताप दिए हो उष्मा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जिसमें बस इतना ध्यान रखो, जिसमें उष्मा निकले वो क्या होगा, उष्मा छेपी, जिसमें उष्मा ग्रहण हो उष्मा शोषी। जैसे उष्मा छेपी का क्या है, उष्मा छेपी मतलब जैसे मेथेन गैस जलती है, मेथेन गैस कहाँ जलती है, अरे अपने घर घर में है ना सिलेंडर, उसके अंदर मेथेन है CH4, ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो CO2 बनती है प्लस एनर्जी बनती है, जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, है ना, पता है ना। अरे CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, देख लेना किताब में लिखवाया होगा, हाँ ठीक है, वो अलग चीज है। और उष्मा शोषी क्या है, प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जल लेता है और फिर सूर्य का प्रकाश, तभी होता है ना, तभी खाना बनता है ना, अरे भैया तभी भोजन बनता है ना, समझ रहे हो ना। पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश से हीट मिलता है ना उनको,
ये नहीं थोड़ा इनका नीचवा सिलेंडर लगा के गर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, उनके पास तो सिलेंडर उलेंडर नहीं है ना। तो खाने बनने का प्रोसेस क्या है, उष्मा शोषी की उष्मा छेपी। खाना जो बनता है, हम लोग जो खाना बनाते हैं, उष्मा छेपी की उष्मा शोषी। छेपी है, उष्मा शोषी है, क्या बोलती है। अरे हीट हीट दे रहा है ना, कि ऐसे ही हलवा रख दो कि देखो अभी 2 घंटे में अपने आप पकेगा ये। ऐसा पकता है क्या, नहीं पकता है ना। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया, खाना पकना। जब पौधे भोजन बना रहे हैं बिना गैस चूल्हा का, तो वो उष्मा शोषी है। तो हम खाना बना रहे तो दिख रहा है कि गैस जल रही है, तो उष्मा शोषी ही है ना। हाँ, तो नॉर्मल सी बात आपको आनी चाहिए। लिख के आ गया पेपर में कि भोजन बनाना उष्मा शोषी उष्मा छेपी, अल्लाह ये तो है ही नहीं है, तो पेपर में था ही नहीं, अब क्या, ये तो गलत दिया है। अरे भाई, जो रोज तुम देख रहे हो वो तो पता होना चाहिए ना तुम्हें। ठीक है, चलो। श्वसन को उष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों माना जाता है? उष्मा प्राप्त होती है ना, कैसे? कैसे? ऐसे करके देखो। हाँ सर, गर्म लग रहा है। इसलिए होती है क्या? तेरो, कोई बात नहीं, चलो 12वां सवाल हम लोग करते हैं। ठीक है, श्वसन उष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों माने, तो उसका अभिक्रिया लिख लो। C6H12O6, यही तो होता है ना, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस, देखो आपको अभिक्रिया याद है तो आप सब कर लोगे, प्लस एनर्जी। आप लोग अगर 9th में पढ़े होगे तो ऐसे ऊर्जा बनती है जो माइटोकॉन्ड्रियम बनती है ना। अरे वही तो एनर्जी बन रही थी टूट के। बैटरी है, इन्वर्टर है हमारा, क्या माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर लाइसोसोम होता है ना, उसके अंदर ही एनर्जी होती है, एटीपी। हाँ, एटीपी के अंदर ऊर्जा आती है, तो वही इससे प्राप्त होती है। ग्लूकोज है, उसको ऑक्सीजन तोड़ेगा, तोड़ के क्या बनाएगा, ये सब बनाएगा, प्लस एनर्जी। तो एनर्जी बन रही है ना, चाहे वो हीट के रूप में है चाहे ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा है ना, तो उसमें छिपी अभिक्रिया, इसलिए। तो लिख लेना, श्वसन की अभिक्रिया उसमें छिपी है। नेक्स्ट क्या है, 13वां, अपघटन संयोजन तो लिख लोगे। अपघटन मतलब डीकम्पोजिशन, कंपोजिशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख लोगे। डीकम्पोजिशन उसका उल्टा, जैसे 2KClO3 टूट जाएगा 2KCl में और CO2 में। करवाया हो ना ये सब? करवाया तो हूं लेकिन याद नहीं है। अपघटन अभिक्रिया, देखो अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या है। अरे भाई, जब वो कोई एक पदार्थ है टूट जाए, टूट के बहुत सारे पदार्थ में बदल जाए, इसको हीट देंगे तो ये भी क्या, उष्मा शोषी, ये भी क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। बिना उष्मा दिए टूटेगा नहीं, तो क्या बनेगा, 2KCl टूटेगा, 2KClO3 टूटेगा तो 2KCl बनेगा, 2KCl प्लस 3O2। पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, चलिए इसका नाम आप लोग करके आइए, पता तो। चलो 13वां हो गया। और दूसरा पूछ रहा है क्या, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया तो बता ही सकते हो ना, जैसे अभी CaO प्लस H2O हुआ था, CaO ट्वाइस बना था ना, प्लस हीट। संयोजन समझ जाओगे ना, CaO प्लस H2O बराबर CaOH ट्वाइस, है ना, प्लस हीट। नेक्स्ट है 14वां, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में मैं बहुत अच्छे से आप लोग को बताया था, तो ये हो गया आप लोग। 14वां बी, यदि किसी धारावाही चालक की त्रिज्या अधिक कर दी जाती है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा में क्या परिवर्तन होगा। ये नहीं आया होगा आप लोग का। 14वां का बी की थी तुम शायद, मिटा दो। 14वां प्रश्न है, इसका बी है, 14 का बी। यदि किसी धारावाहिक चालक की त्रिज्या आधी कर दी जाती है, मान लो बच्चा यही फार्मूला लगेगा, आर बराबर रो एल बाई ए, बहुत कॉमन फार्मूला है, आर बराबर रो एल बाई ए। पहली बार तो मान लो कि सब ये है, तो आर, समझ रहे हो ना, ये फार्मूला होता है ना, या आर बराबर लिख सकते हैं रो एल बाई पाई आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो।
इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी बात बोल रहा है कि उस तार की त्रिज्या आधी कर दिया जाए, मतलब आर अब क्या है, इस आर को बोल दिया है कि ये r/2 हो गया, त्रिज्या को r/2 कर दिया, आधी हो गई त्रिज्या मतलब r/2। तो यहां पे r डैश क्या होगा, रो l बटे पाई r/2 का स्क्वायर होगा। तो यहां पे निकालोगे तो ये क्या आएगा, रो l बटे पाई r² बटे 4 होगा, ये बराबर रो 4l बटे पाई r का स्क्वायर। तो दूसरा r डैश क्या आ गया, रो 4l बटे पाई r का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। इसका तुलना करो, r और r डैश में तुलना क्या करो, क्या आएगा, r डैश और r की तुलना करो तो क्या आएगा। देखो एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई 2 करो, देखो क्या आता है। ये सब बेटा सवाल पूछता है, उलझ जाएगा आदमी, ठीक है। r बटे r डैश करोगे तो क्या आएगा, रो l बटे पाई r का स्क्वायर बटे रो 4l बटे पाई r का स्क्वायर, सब कट जाएगा, l से l गया, इससे ये गया, पाई r का स्क्वायर से ये क्या बचेगा, 1/4, 1/4 ही, अरे सब कट जाएगा, बस 4 है तो अधिक है, अरे ये 4 ही तो अधिक है, 4 ही तो मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा। तो r बटे r डैश बराबर 1/4, अरे कटेगा ना भाई, नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं आता है क्या, कर लोगे ना। तो r बराबर क्या हो गया, r डैश बराबर 4r, मतलब प्रतिरोध क्या हो गया, 4 गुना। अगर त्रिज्या हम आधी किए तो प्रतिरोध बढ़ गया, बढ़ता है ना प्रतिरोध, त्रिज्या कम होती है, तार पतला होता है तो प्रतिरोध बढ़ता है, बढ़ता है ना। अब ओम के नियम से प्रतिरोध 4 गुना हो गया, तो ओम का नियम क्या है, V बराबर IR, या R बराबर, या I बराबर V बटे R, V बटे R, मतलब I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब R अगर 4 गुना बढ़ा है तो I 4 गुना, वही बात, घटेगा, R बढ़ा है तो I घटेगा, लेकिन R 4 गुना हुआ है तो I 4 गुना घटेगा, समझ गए ना। E बढ़ा है, E बढ़ा है, देखो यार R कितना हो गया, 4R हो गया है ना। तो यहां पे क्या होगा, जब R 4 गुना बढ़ा है तो I 4 गुना क्या होगा, घटेगा, समझ गया ना। अरे भाई ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, समझ गया ना। तो आपका ये आंसर क्या होगा, जब R 4 गुना बढ़ा है या जब त्रिज्या आधी हुई है तो R 4 गुना बढ़ा है, तब प्रतिरोध आपका 4 गुना घटेगा। तो इतनी बड़ी सवाल थी, आप लोग हल्के में ले रहे थे इसको ना, ठीक है, ये बड़ी सवाल है, ये 6 नंबर की सवाल आती है, लगा लीजिए इसको। बाकी मेरे हिसाब से सभी आप लोग को आ गया था सवाल। जो 16वां सवाल है, h बराबर I² RT है, सीधे सीधे वैल्यू रखना था, है ना। 16वां सवाल देखो, लिख लो पहले 16वां सवाल। 16वां सवाल में क्या है कि 20 ओम वाली एक इलेक्ट्रिक आयरन 5 एम्पियर का करंट लेती है, आई दिया है 5 एम्पियर, टी दिया है 30 सेकेंड, और आर दिया है कितना, 200 ओम। तो पूछा था कितना इसमें ताप उत्पन्न होगा, तो H बराबर I²RT, सबकी वैल्यू रख दो, बस वही जूल में आ जाएगा आंसर, ठीक है। 17वां सवाल तो आप लोग कर लोगे। और ऑक्सीकरण और अपचयन तो भाई देखो, ये सब मत कराओ मेरे से, है ना, बहुत पढ़ा चुका आप लोग को, ऑक्सीकरण अपचयन तो कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका पेपर डिस्कशन हुआ, पूरा पेपर में डिस्कस कर दिया।
अब लगभग जितना भी पेपर मैं लूंगा सबका डिस्कशन मैं करूंगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हो, है ना। क्या टाइम हुआ? और किसी कुछ पूछना है? और किसी कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना है? मैं पूछूं? तुम लोग कुछ पूछा करो भाई, ऐसे नहीं चलेगा ना। चलो अब अभी आगे जो भी होगा पेपर उसका डिस्कशन तो करेंगे ही करेंगे हम लोग, है ना। ठीक है। और कब पेपर अब है नेक्स्ट? नेक्स्ट पेपर संडे, नेक्स्ट संडे को है ना। तो आप उसमें पूरा 3 घंटा, 3 से 3, 3 से 6, 3 नहीं 3 से 6, 3 से 6 पूरा टाइम रहेगा आपका। तो 3 घंटे अच्छे से पेपर दीजिए, और इसमें एसिड एंड बेस भी रहेगा। नेक्स्ट क्लास से मैं ट्राई करता हूँ कि पहले आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर दूँ। देखो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, तब 9th और आप लोग को एक साथ मर्ज करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को पढ़ा लूंगा, उनको तो छोड़ दूंगा, लेकिन आप लोग को फिर साइंस भी चलेगा, मतलब 3 घंटा आपका चलेगा फिर। ठीक है, पहले ये एसिड बेस खत्म हो जाए फिर टाइम चेंज करूंगा, ठीक है।